तो विनायक जी ने अपनी पीएचडी कर ली थी और मैसेज क्या दिया था, उंदर को बचाओ, यही मैसेज है। अगर उंदर का नंबर बढ़ता चला गया और बेहिसाब हो गया तो क्या होगा? ये तो नेचर है। अगर उनका नंबर जो 400 करोड़ है ये 800 करोड़ हो जाए, 1200 करोड़ हो जाए, नंबर और इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा? सारा फूड खा जाएंगे, सारा अनाज खा जाएंगे, इंसान के लिए कुछ बचेगा। फिर कौन मरेगा? हम मरेंगे। तो हमको कितना रेट चाहिए ये पता है? हमको कितना रेट चाहिए? 400 करोड़, 100 करोड़, 1, 2 और 8 करोड़। कितना चाहिए? इसको सिंपल कर समझिए कि कितना रेट चाहिए, क्योंकि रेट तो जरूर है लेकिन कितना, नंबर भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। इंडिया को कितना रेट की जरूरत है? देखिए अब इसके कैसे इसको इस कॉम्प्लेक्स चीज को समझिए और फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना चाहिए और क्यों चाहिए। क्यों का पता है लग गया, लेकिन कितना चाहिए। मैं रेट से पहले मेरे सिचुएशन पे आता हूं। मेरे एक बेटा है और एक बेटी, 2 बच्चे मेरे बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, 0 बच्चे हैं। दूसरी सिचुएशन, मेरे 100 बेटे हैं और 100 बेटियां हैं, 200। ये है मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये ऑप्टिमम। 3 लेवल है हर चीज के नेचर में। मिनिमम वो और 3, 0 और कम। मैक्सिमम जरूरत से ज्यादा। ऑप्टिमम जितना जरूरत है उतना। इन 3 में से कौन सी सिचुएशन ठीक है मेरे परिवार में, मेरे लिए? 0 बच्चा बेटा कोई नहीं है तो फिर वो भी ठीक नहीं है। 100 हो जाएगा तो मैं पैसा कहां से लगाऊंगा, पढ़ाऊंगा कहां से, खाना कहां से लाऊंगा, फिर प्रॉब्लम। तो हमें रेट, ये वाला रेट चाहिए ऑप्टिमम, या मिनिमम रेट चाहिए, या मैक्सिमम रेट चाहिए। कोई भी नेचर में कोई भी चीज, प्लांट हो, पानी हो, टाइगर हो, पैंथर हो, स्नेक्स हो, काउज हो, कोई भी चीज हो, अगर रेट मिनिमम रहे तो क्या प्रॉब्लम रहेगी इंडिया में? पानी की कमी रहेगी, क्योंकि होल का नंबर कम होगा। होल का नंबर कम होगा तो पानी की एंट्री कम होगी, पानी की एंट्री कम होगी तो अपन पानी की कमी से मार जाएंगे, प्यास से, पीने का, ड्रिंकिंग वाटर। मैक्सिमम हो जाएगा रेट तो खाने की कमी हो जाएगी, क्योंकि अनाज खा जाएंगे, पाउडर को खा जाएंगे, तो हमारे कैटल को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? फिर हम भूख से मरेंगे, क्योंकि पानी तो खूब होगा नहीं, क्योंकि होल बहुत बना लेंगे। तो 2 सिचुएशन में हम मरेंगे। लेकिन ये नंबर अगर रहता है ऑप्टिमम, तो हमें जितना पानी चाहिए था पानी मिल जाएगा, फूड भी बच जाएगा। तो नेचर में हर चीज हमें कितनी चाहिए? ऑप्टिमम को कहते हैं बैलेंस। अभी बैलेंस कौन, ऑप्टिमम कौन करेगा? क्योंकि हमको नहीं पता कि ऑप्टिमम नंबर कितना है। तो गणेश जी के फादर ने कहा मैं भी पीएचडी करता हूं, और अगर मैंने मैक्सिमम कर दिया तो इकोसिस्टम को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या चाहिए? ऑप्टिमम चाहिए। मैक्सिमम कौन होगा? उन्होंने पीएचडी कर लिया और उन्होंने पीएचडी करके उनके गले में पीएचडी। साइंस को कहां से जोड़े? साइंस को रिलीजन से करते। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की, वो उस हिडन साइंस की कर रहा हूं जो एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी में था, कल्चर में था। और कौन डिसाइड करेगा? स्नेक ही डिसाइड करेगा। अगर आप नंबर ऑप्टिमम हो जाएगा, इसका ये मतलब ये नहीं कि कोबरा ही, ये तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। वही भी सारे स्नेक का एडवोकेसी कर रहा है कि नेचर में स्नेक का भी रोल है। उसका काम क्या है? रेट को कंट्रोल। एक सिस्टम बना हुआ नेचर में हर चीज को कंट्रोल करना। हमको नहीं पता है ऑप्टिमम क्या है, नेचर को
उसको डिसाइड करने दीजिए, लेट द नेचर डिसाइड व्हाट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्नेक, व्हाट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ टाइगर, व्हाट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ मंगूज, व्हाट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ एक्स वाई जेड। क्योंकि हम करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि नेचर ज्यादा बेटर ढंग से जानती है। हम तो सिर्फ कहाँ कितना सोचेंगे, मेरे गांव का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे स्टेट का, लेकिन नेचर पूरी ह्यूमैनिटी का सोचती है। नेचर बड़ा सोचती है। तो हम नेचर के हेल्पर बने, नेचर का हम कंपनसेट, नेचर की जगह उसका जगह नहीं ले सकते। नेचर का जो स्लो प्रोसेस होता है उसको हेल्प करते। और नेचर कभी अपना आप नहीं डैमेज करते, नेचर को डैमेज सिर्फ ह्यूमन बीइंग ने किया है। तो जब ह्यूमन बीइंग ने डैमेज किया तो करेक्शन कौन करेगा? हम ही करेंगे, हमारी ड्यूटी है, हमने भी करा है। तो इस कंसेप्ट के साथ जो बात वापस से हम यहाँ देखेंगे, ये जो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर लैंड भी एक इकोसिस्टम है, पानी का पॉन्ड, रिवर, सी सब इकोसिस्टम है। और ये हमको प्रोडक्ट दे रहा है, मटेरियल और सर्विस, इनको कहते हैं इकोसिस्टम सर्विस। तो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनका क्या रोल है देखिए हमारी लाइफ में। ये हमारे लिए है, हिल हमारे लिए है, ग्रीन प्लांट हमारे लिए है, ग्रासेज हमारे लिए है, वाइल्ड एनिमल हमारे लिए है, सेंचुरी नेशनल पार्क हमारे लिए है, फॉरेस्ट हमारे लिए, रिवर्स हमारे लिए, पॉन्ड्स हमारे लिए, फिश हमारे, हर कोई हमारे लिए है। ये क्या रोल कर रहा है देखिए। नेक्स्ट, आपने कभी सोचा टाइगर को मार दें? तो अगर मैं टाइगर को मारूं कितने साल की जेल है मेरी? देयर इज एक्ट इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज ए सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, पूरे देश में लागू है। अगर टाइगर का मैं कोचिंग करता हूं, हंटिंग करता हूं, मारता हूं, मुझे कितनी जेल है? 7 साल की जेल है। लेकिन अगर टाइगर मुझे मारता है तो टाइगर की कितनी जेल है? उसकी जेल नहीं है। एक किसान फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है, इरिगेशन कर रहा है, वहां एक कोबरा है, गलती से उसने उस कोबरा को मार दिया, और फॉरेस्ट में अगर केस कोई रजिस्टर कराता है कि कोबरा को मारा, कितने साल की जेल है? 7 साल की जेल कोबरा को मार। लेकिन अगर कोबरा मुझे मार दे तो मैं मर गया बाइटिंग से, मैं एक फार्मर हूं, किसान हूं, उस कोबरा की कितनी जेल है? उसकी जेल नहीं है। देखिए कानून किसको बचा रहा है? इन सबको बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? क्योंकि ये नेचर को बचा रहे हैं। ये एक आदमी को मार दिया, लेकिन ह्यूमैनिटी को तो बचा रहे हैं, ये पूरी ह्यूमन रेस को बचा रहे हैं। इसलिए इनके रोल देखे, इनके पैंथर भले ही हमारी बकरी को खा रहा है, हमारी गाय को खा रहा है, फिर भी हमें पैंथर कानून एक्ट क्या कह रहा है? पैंथर को मारोगे 7 साल की जेल है, पैंथर को बचाओ, क्योंकि उसको एक रोल प्ले कर, उसकी कोई जरूरत, कोबरा, टाइगर, ये सारे तो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट नहीं ये कह रहा है इनको बचाओ, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी कह रहा है इनको प्रोटेक्ट करो, सजाएं हैं लीगली, गवर्नमेंट का इनको बचाओ। नेक्स्ट, क्योंकि ये कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं, और कंप्लीट इकोसिस्टम हमें जिंदा रखते हैं, इसलिए हमको बचाना पड़ता है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जो हमको लाइफ दे। नेक्स्ट, हर धर्म, हमारे हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, सभी कह रहे हैं नेचर को बचाओ, नेचर की बायोडाइवर्सिटी को बचाओ। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचा है। हमारे रिलीजन, हमारे रिलीजियस जितने ग्रंथ हैं वो सब यही कह रहे हैं। हमारा एक्ट, अब तक एक्ट भी कह रहा है, हमारा रिलीजन भी कह रहा है, हमारी कल्चर सब कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये जो इकोसिस्टम में बर्बाद हो रहे हैं हमारे कई जगह हम ओवर यूज कर लेते हैं, सिस्टम बर्बाद, कई जगह मिस यूज कर लेते हैं, कई जगह वेस्टेज कर रहे हैं, कई जगह इन्वेसिव हीट आके घुस गई है हमारे देश के पौधे दूसरे कंट्री से आके घुस गए। ब्रिटिशर्स दूसरे कंट्री के, तो उन्होंने क्या किया? और देश को लूटा। ऐसे दूसरे कंट्रीज आए पेड़ भी हमारे इकोसिस्टम को लूटते हैं, बर्बाद करते हैं। प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, विलायती बबूल,
Gliricidia, Zobabu, Cassia tora, Cassia obtusifolia, Cassia uniflora। एक जंगल में उगता है एक सुगंधित पौधा, वो तुलसी की नकल कर रहा है लेकिन तुलसी नहीं है। हिप्टिसुम वियोलेंस, ज़ैंथियम स्ट्रोमेरियम, ये कितने ही विदेशी पौधे जो अटैक कर रहे हैं हमारे पौधों को, इनको कहते हैं इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव का मतलब वीड भी है और अटैक भी कर रहे हैं, दो काम एक साथ। बाहर से भी आए और अटैक भी करेंगे, यदि चुपचाप रह ले कौन है वो नहीं करते, हम तो मारेंगे, हम तो इंडिया वाले पौधों को। इन्वेसिव एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, आदमी की बहुत सारी एक्टिविटी है, माइनिंग कर रहा है, रोड वाइडनिंग कर रहा है, नए रोड बना रहा है, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, उसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी पॉल्यूशन फैला रहा है। कई जगह पुअर मैनेजमेंट है, तो कई जगह हमारी अवेयरनेस ही नहीं है कि हम इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट, हर लाइफ इकोसिस्टम कुछ न कुछ प्रोडक्ट ले रही है। रेट कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि रेट का हमें बताया था, रेट का ऑप्टिमम नंबर कौन करेगा? नेचर ने दिया है, आउल दिए हैं, मंगूज, नेवल है, बिल्लियां, कैट, स्नेक, श्रूड, एक सिस्टम दिया है कि ऑप्टिमम नंबर रहे, ह्यूमन बीइंग को डैमेज नहीं करे। सीड को डिस्पर्सल, पूरा एक देखिए कितने बर्ड्स हैं, हर्बिवोरस मैमल्स हैं, ये सब सीड को एक जगह फैला रहता है कि नई जगह फॉरेस्ट उग जाए। अब इंसेक्ट को कंट्रोल, जितने बर्ड्स हैं देखिए ये इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। मरे हुए डेड मटेरियल में देखिए वल्चर, हाइना, जैकल, ये सब खा रहे हैं। अभी एक भैंस है, ये बफेलो है, इसका वजन 1000 केजी है, ये डेड होगी तो रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा, सड़ना स्टार्ट होगा। ये 1000 केजी मांस जब सड़ेगा तो कितने बैक्टीरिया फंगस बनेंगे? ये कहां जाएंगे? हवा, पानी और मिट्टी में जाएंगे। हवा, पानी, मिट्टी से कहां आएंगे? हमें को मारेंगे। और अगर इस मांस को सड़ने नहीं दिया जाए, इस मांस को फूड के रूप में खा के इसकी लैट्रिन पॉटी बना दी जाए, तो ये इतना बैक्टीरिया पैदा नहीं करेगा। वल्चर है, यही तो काम करते हैं, सड़ने से पहले उस मांस को खा जाते हैं। तो रॉटिंग नहीं हुआ तो बैक्टीरिया फंगस नहीं बनेंगे तो बीमार होंगे। क्लीनिंग कर देते हैं। नेचर ने क्या सिस्टम दिया है। इस तरह अगर रेट ज्यादा बढ़ते हैं तो आप देखिए उनको ऊपर होता है, इस तरह आपका पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। वन ऑफ द डियर पिग कितने हैं इनको, टाइगर, पैंथर, वुल्फ, जैकल, ये सब इनको कंट्रोल कर रहे हैं पॉपुलेशन को नेचर में। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स को दूसरे पेड़ों में होल बना लेते हैं, उनको होल बनाने का काम करता है कि वो नेस्टिंग कर रहे हैं, पॉलिनेशन कर रहे हैं, सीड के जगह दूसरे को ले जाते हैं। तो देखिए हर कोई, आप देखिए इधर देखिए इस तरफ आपका नीबिस दिखाई दे रहा है, वो ड्रैगन फ्लाई और डेप्सर फ्लाई वो दिख रही है, इंसेक्ट को खा रहे हैं। इसको मुंह देखिए मक्खी है, इस मक्खी को इसका मुंह देखिए आप, ये फ्लाई मक्खी है, ये इसको खा रही है। तो सोचिए कितने मक्खियां और रोजाना खा रही है, कितनी बड़ी सर्विस दे रही है। नेक्स्ट आप देखिए ये जो फॉरेस्ट को, ये पिग, डियर, ये फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं, रेस्टोर नहीं करते हैं, ग्रेजिंग ये कर रहे हैं। ग्रेजिंग तो इनकी सैलरी है, ये जो सर्विस दे रहे हैं उसकी सैलरी क्या, फूड के रूप में ले रहे हैं, ये पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ खाना चाहिए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? आप हमने देखा सब हरे पेड़ पौधे, लेकिन नेक्स्ट कौन पैदा कर रहा है ऑक्सीजन? ये कह रहा है आई एम द ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। मैं करके अभी उन्होंने बात की थी, मैं ऑक्सीजन पैदा करता हूँ क्योंकि मैं हरे पेड़ उगाता हूँ, ये हरे पेड़ उगाता है तो ऑक्सीजन आएगी। तो देखिए आपके हरे पेड़ को लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी और इसके स्टाफ की है। और इसने स्टाफ मांग लिया था कि मुझे पैंथर चाहिए, मुझे हाइना चाहिए, मुझे जैकॉल चाहिए, सारा स्टाफ चाहिए मुझे, और फिर ऑक्सीजन पैदा कर। नेक्स्ट, I have target oxygen production with my staff. ये नीचे ये डीएसपी की पोस्ट के ऊपर है, वो एसपी के है, या वो डीएफओ की पोस्ट पे है, एसीएफ की पोस्ट पे रहती है। पूरा एक सिस्टम, एक कार्डर बना हुआ है नेचर में। क्यों? क्योंकि आदमी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, आदमी के लिए काम करना है, साइलेंटली करना है। आदमी से कोई सैलरी नहीं मांगते। आदमी क्या करता है? इनको मारता है, सड़क पे एक्सीडेंट कर रहा है, पॉइजनिंग कर देता है, आदमी बदले में अच्छे का बुरा नतीजा उसका देखिए किस तरह से उसको कर रहा है। हमको ये प्रोटेक्ट करना है। देखिए आई एम आल्सो ऑक्सीजन प्रोड्यूस, क्योंकि सारा एक काम किसी के पास नहीं है। सीड को डिस्पर्सल कर रहा है, डियर है अभी, और सीड को ट्रीटमेंट करके
और टाइगर इसको भगा रहा है ताकि हर जगह इस कोने में, इस कोने में, इस कोने, हर जगह ये सीड को ले जाए, क्योंकि ये एक ऐसी वॉकिंग मशीन है। ये सीड को आप अगर थ्रो करेंगे तो 100 मीटर से ज्यादा थ्रो नहीं कर सकते, आपके हाथ में कैपेसिटी नहीं है। ये एक दिन में 10-12 किलोमीटर तक थ्रो करके आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसका, क्योंकि इसको पीछे ड्यूटी पर इसका बॉस आ रहा है। नेक्स्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर देखिए, तीसरा, एक मलेरिया इंस्पेक्टर आपका लेजर छिपकली थी, दूसरा मलेरिया इंस्पेक्टर आपके स्पाइडर थे, ये बाहर गया, ये हवा में ड्यूटी दे रहे हैं। 2 मलेरिया इंस्पेक्टर आपके घर में बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मलेरिया इंस्पेक्टर को बाहर ड्यूटी लगाई है। ये इंसेक्ट खाती है, अपने पेट के बराबर इंसेक्ट को डेली ये बैट खा जाती है। आप सोचिए, हजारों सालों से ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर तो 200-300 सालों से आए हैं, इससे पहले इन्होंने आदमी को बचाया है। ये दवाइयां, हॉस्पिटल, डॉक्टर ज्यादा पुराने नहीं है, 400-500 साल से पुराने नहीं है ये, लेकिन ये लाखों साल से आदमी को बचा के। इनका रोल देखिए, और ये सब कहाँ रहते हैं? ये डिफरेंट इकोसिस्टम में। वो इकोसिस्टम रेस्टोर कर दिए, ये सर्विस प्रोवाइडर ये भी सब रेस्टोर हो जाएंगे। कौन मलेरिया को मारेगा, कौन पौधों को डिस्पोजल करेगा, कौन आपका फ्लावर पॉलिनेशन करेगा, कौन क्लीनिंग करेगा, कौन रेट को कंट्रोल करेगा? आप सोचिए। नेक्स्ट, कौन उगाता है? आपको किसान उगाता है। नेक्स्ट, लेकिन ये बटरफ्लाई और हनी बी हम भूल नहीं सकते। ये किसान, हम पूरा क्रेडिट किसान को दे रहे हैं, लेकिन इनके रोल को भी देखिए। छोटा सा कीड़ा क्या कर रहा है, अगर ये नहीं हो तो हम भूखे मर जाएंगे। ना फ्रूट मिलेगा, ना वेजिटेबल मिलेगा। जब दोनों ही नहीं मिलेगा, मलन्यूट्रिशन होगा, हमें डिजीज होगी, और डिजीज होगी हम मारे जाएंगे। हमको जिंदा रहने के लिए ये भी फार्मर है, इनको भी फार्मर का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। तो हमें नेचर में जो हमारे एक्शंस हैं, हम वो एक्शन लाएं हमारे खेतों में कि हमारे ये बेनिफिशियल जो एलिमेंट्स हैं ये बचे रहें। ये भी रेस्टोरेशन का ही हिस्सा है कि हम सिर्फ हरा हरा कर दें, लेकिन अंदर ये सब नहीं है तो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा डैमेज हो जाएगा। हमें सब जगह हमें ध्यान दें। नेक्स्ट, क्या बैक्टीरिया के बिना जिंदा रह सकते हैं? फंगस में जिंदा रह सकते हैं? अगर फंगस बैक्टीरिया नहीं हो तो आपको दही नहीं मिलेगा इस दुनिया में। जो ईस्ट है वो आपका दही बनाती है, और जब दही नहीं है तो आपको बटर मिल्क नहीं मिलेगा, घी भी नहीं मिलेगा आपको। आप सोचिए, और लैट्रिन का मैंने कितना लैट्रिन पैदा हो गई, आप सोचिए। और ये पत्तियां गिर रही है, अभी पतझड़ में पत्तियां गिरेंगी। ये पत्तियां अगर नहीं रॉटिंग हो तो जंगल में आग लगेगी, और आग जो पत्तियां रॉटिंग नहीं हो रही तो वो एक्यूमुलेट होंगी तो वहां रेल से, बस से, या बीड़ी सिगरेट पीने वाले कहीं कोई आग को छोड़ दिया तो जंगल में आग लगेगी। आप सोचिए, उस आग को रोकने के लिए हमें ये बैक्टीरिया चाहिए, तो इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर ये बैक्टीरिया नहीं हो तो आपके दालों के पौधों में एक गांठ होती है, उसमें राइजोम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होगी ही नहीं तो आपको खाने को दाल ही नहीं मिलेगी। खाने को दाल नहीं मिलेगी तो मल न्यूट्रिशन होगा, कुपोषण होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन हम मारे जाएंगे। हर कोई हमें बचा रहा है। तो ये सब नेचर के हिस्से हैं, इकोसिस्टम के हिस्से। कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, और नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही है। बस हमें नेचर की हेल्प करनी है। एक रैट एक साल में 880 का अपना नंबर बढ़ा लेता है, और 5 साल में इनका नंबर इतना हो जाएगा, एक रैट के एक पेयर का नंबर इतना हो जाता है 940369969152। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 9.4 खरब नंबर हो जाता है एक रैट के मेल फीमेल के। कितना नंबर? और अपने पास कितने हैं? 400 करोड़। इस लिहाज हमें क्या लग रहा है? ये अच्छे हैं, खराब है? अगर ये नहीं हो तो ये हैंडपंप सूख जाएंगे ये हालत, क्योंकि इनका एक बैलेंस नंबर है नेचर में, जो आपका बोर बना रहे हैं। दुनिया का पहला वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन इन रैट्स ने। और ये पानी आप इसलिए मिल रहा है
ये रैट है। और रैट ही नहीं, न जाने धरती पर छोटे छोटे रोल बनाने कितने और एनिमल हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, उन सब का रोल अपना इम्पोर्टेंट है। और ये किसके लिए, किसको हेल्प कर रहे हैं? आदमी को हेल्प कर रहे हैं, आदमी की एग्रीकल्चर को हेल्प कर रहे हैं, आदमी की इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं। हमारी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास है, ये हमें कुछ दे रहे हैं, हमें इनको बचाना है। नेचर में सबको, पहले आदमी आया अमीबा, इसलिए आदमी आ जाता तो तूफान मचा देता, इसलिए पहले अमीबा को पैदा किया। अगर हम इस धरती का जन्म सिर्फ 24 घंटे मान लें कि धरती 24 घंटे, पता है आदमी को पैदा हुए 59 मिनट 59 सेकेंड, यानी 1 सेकंड पहले आदमी पैदा हुआ है। क्योंकि पहले सारी चीज बनानी पड़ी, पहले फॉरेस्ट बनाना पड़ा, रिवर बनानी पड़ी, पानी, काऊ, बफेलो, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, गाय, भैंस, गेहूं, जौ, चना, मटर, टमाटर, मिर्ची, बैंगन सब बनाने पड़े कि जब जाके जिंदा रहेगा। क्योंकि ये सब आदमी को सर्विस और मटेरियल प्रोवाइड करे, और ये सारी चीज इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम नहीं होगा तो हमारी क्या स्थिति बनेगी, आप जरा देखिए। इसलिए हमें इस नेचर को, इकोसिस्टम को बचाना है, क्योंकि ये इकोसिस्टम हमको मटेरियल सर्विस दे। नेक्स्ट देखिए कितने मटेरियल, टिम्बर, फॉडर, वेजिटेबल, फ्रूट, फेंसिंग मटेरियल, दवाई के पौधे, गोंद, कत्था, तेल, जहर, जलाऊ लकड़ी, बांस, कैन, जूस, बार्क, रंग, जंगली फूल, ऑक्सीजन, शहद, मोम, सांपों का जहर, हड्डियां, चमड़ा, फर, बाइल, मांस, अंडे, हाथीदांत, मछलियां, समुद्री भोजन, मोती, पर्ल्स, पॉडल का तेल, और आपको ये एनिमल बेस्ड मेडिसिन। इतने ही मटेरियल हैं जो नेचर फ्री होता है, इसलिए नेचर में बचाए रखना चाहिए। नेक्स्ट कई तरह की सर्विस देगी आप, वाटर पर्कोलेशन, सॉइल कंजर्वेशन, रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल, नदी नालों में फ्लो को रखना, बैंक प्रोटेक्शन, सी शोर प्रोटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर रेजिम, पॉल्यूशन कंट्रोल, ह्यूमस फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, स्टॉर्म स्पीड कंट्रोल, विंड हवा की स्पीड को कंट्रोल, हैबिटाट सर्विस टू वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल प्लांट कहाँ रहेंगे, ये हैबिटाट सर्विस। इंप्रूवमेंट इन माइक्रो क्लाइमेट, कार्बन सिंक, हम कितना डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, कार्बन छोड़ रहे हैं, धरती गर्म हो रही है, उस कार्बन को ये पेड़ पौधे पीकर हटा रहे हैं, कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, पॉलिनेशन कर रहे हैं जानवर, सीड फ्रूट का डिस्पर्सल कर रहे हैं, रेट कंट्रोल कर रहे हैं, इंसेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, स्नेक कंट्रोल कर रहे हैं, चीजों को सड़ा रहे हैं, डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं, डेड एनिमल को डिस्पोजल कर रहे हैं, मक्खियों मच्छरों को हटा रहे हैं, हमारे खेती के जो पेस्ट हैं, ये PES के साथ पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, छाया दे रहे हैं, कितनी सर्विस दे रहे हैं। ये नेचर में अगर ये सब सर्विस नहीं मिलने वाला। हमारे यहाँ ह्यूमन सोसाइटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे डिपार्टमेंट। अगर ये डिपार्टमेंट नहीं हो हमारा सोसाइटी कोलैप्स हो जाए। और अगर डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहो, हम काम नहीं कर सकते। ऐसे ही डिपार्टमेंट नेचर में। नेक्स्ट, नेचर में सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है जिसको प्लांट रन करते हैं। नेचर में पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें टाइगर पैंथर, नेचर का पुलिस डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसमें प्लांट सीड को डिस्पर्सिव करने वाले, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है नेचर। इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसमें प्लांट्स हैं, रेट्स हैं और जितने बहुल बना रहे हैं, ये सब नेचर का इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नेचर है, सारे जो पॉलिनेटर्स हैं ये नेचर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जैकऑल, हाइना, वल्चर, ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट या फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट, टाइगर, पैंथर, स्नेक, ईगल, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, ये सब फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट है नेचर। पैरेलल चल रहा है। नेक्स्ट, जिस तरह हमारे पास SP, एडिशनल SP, SI, कांस्टेबल सब हैं, उसी तरह इनकी भी नेचर में टाइगर का SP काम टाइगर कर रहा है, एडिशनल SP का पैंथर, वुल्फ, हाइना, ये सब कर रहे हैं। यहाँ पोस्ट खाली करते हैं, हम जैसे सबको हटा दें, 10 SP लगा दें, हमारा काम नहीं चल सकता। इसी तरह सब खत्म हो जाए और टाइगर बच जाए, काम नहीं चलेगा। हमको ये सारी पोस्ट चाहिए, खाली पोस्ट होते ही हमारा काम नहीं चलेगा। इसी तरह हमको ये भी सारी पोस्ट चाहिए जंगलों में। यही कारण है कि पैंथर टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है हमारे देश में, करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं रख सकते। और टाइगर बच गया तो उसके पैंथर, हाइना, आपका डियर सब बच गए। राइनो प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि
राइनो भी यहाँ आता है। एलिफेंट प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि ये वाइल्ड में जो जितने भी डिपार्टमेंट है, पोस्ट है, ये हमें फिलअप करनी है, इसलिए रेस्टोरेशन में ये भी शामिल है कि आप अगर जंगल लगा देंगे तो जानवर कहां से लाएंगे? जानवर अपने आप पैदा हो जाते, वो आ जाते हैं। आप तो सिर्फ चारा उगा दीजिए, प्रोटेक्शन दे दीजिए, प्लांट्स उगा दीजिए, एनिमल आसपास के सक्सेशन से अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगे। तो रेस्टोरेशन प्लांट का भी हो जाएगा, रेस्टोरेशन एनिमल का भी हो जाएगा, और जब प्लांट लगा दिए तो सॉइल का भी रेस्टोरेशन, सॉइल बच जाएगी, ह्यूमस बनेगी, आपका माइक्रो फॉर्मा फ्लोरा बैक्टीरिया फंगस ये पैदा हो जाएंगे। अगर आपने सॉइल को बचा दिया, जंगल को उगा दिया, तो नदी नालों का रेस्टोरेशन, उनमें आपका देखिए मॉइस्चर आ जाएगी, उनमें भी फ्लो आ जाएगा, उनको भी सुरक्षा मिलेगी। नेचर का हर कंपोनेंट रेस्टोर हो जाएगा, और यही ट्रू रेस्टोरेशन है, नेचर के हर कंपोनेंट को बचाना। क्योंकि अगर आपने एक बचा रहे, एक को नहीं बचा रहे, तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम बनेगा आपका, और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है। हमको तो कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना है, नेचर की सारी चीजों को हमको तो बचाना है, बढ़ाना है, पनपाना है, सुरक्षा देनी है, ताकि रियल में रेस्टोरेशन हो जाए। नेक्स्ट, तो आप कैसे बचाएंगे नेचर को? कैसे बचाएंगे? एक तो ये सामने तो बस स्पीशीज को बचा, टाइगर को तुम बचा लो, एक एनजीओ कह रहा मैं टाइगर को बचा रहा हूँ, स्पीशीज टाइगर स्पीशीज को बचाओ, दूसरा कह तुम पैंथर को बचा लो, तीसरा कह रहा तुम टीक स्पीशीज को बचाओ, एक कह रहा मैंगो स्पीशीज को बचाओ। एक एक स्पीशीज को बचाएंगे तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये सारी स्पीशीज इकोसिस्टम में है, तो हम स्पीशीज अप्रोच नहीं रख सकते रेस्टोरेशन की। हमको कम से कम इकोसिस्टम अप्रोच, तो अपने आप ही बच जाएंगी सारी स्पीशीज। इस इकोसिस्टम में 1 2 3 4 5 7 स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज को बचाएंगे तो 7 प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे, और इकोसिस्टम में अप्रोच करते हैं हम, इकोसिस्टम को बचा दे तो 7 एक साथ बच जाए। लेकिन नेचर में तो इकोसिस्टम भी बहुत है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है, तो एक एक इकोसिस्टम हम पूरी नेचर को, पूरे लैंडस्केप को अगर बचा दें तो हमारा रियल में कंजर्वेशन रेस्टोरेशन। तो 3 अप्रोच हो सकती है हमारी, स्पीशीज अप्रोच, इकोसिस्टम अप्रोच और लैंडस्केप अप्रोच। ऐसा नहीं कि 50 हेक्टर को ठीक कर दूं तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो नासिक जिले में जितनी पहाड़ियां हैं, जितने चारागाह, सब जगह ध्यान रखना है। सारा अगर बेकार हो गया तो सब जगह रेस्टोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर इस 20 हेक्टर को कर दिया और हमने कहा सारा रेस्टोरेशन हो गया, बाकी के कौन करेगा? यानी कि हम इन 3 अप्रोच में से सही अप्रोच है लैंडस्केप अप्रोच, कि भाई कुछ वेटलैंड वालों पे काम करें, कुछ लोग ग्रासलैंड पे काम करें, कुछ लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम काम करें, कुछ एग्रीकल्चर एग्रो इकोसिस्टम पे भी काम करें, जितने भी इकोसिस्टम है सब पे काम करें, सारे इकोसिस्टम सुधरने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बुखार हो रहा है तो मेरी उंगली पे बर्फ बांध दी, चलो इस उंगली का बुखार उतार दिया, ये ठंडी हो गई। अभी तो मेरे यहाँ भी बुखार है, यहाँ भी बुखार है, यहाँ भी बुखार है, बुखार उतरा नहीं है। एक उंगली को ठंडा करने से क्या हो गया? या आपने सिर्फ मेरे माथे पे यहाँ पट्टी रख दी, यहाँ ये ठंडा हो, अभी बाकी तो है, पूरे का बुखार उतार दिए, पूरे को पूरी बॉडी को ठीक कर दिया। इसी तरह हमारी अप्रोच, कोई भी अगर काम करता है रेस्टोरेशन का, तो उसको ये करना मैं कौन सी अप्रोच से काम करूंगा। सबसे बेस्ट अप्रोच इसको माना है कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन की अप्रोच को लैंडस्केप अप्रोच, क्योंकि लैंडस्केप अप्रोच करते ही इकोसिस्टम भी बच रहा है और एक एक स्पीशीज भी बच रही है, क्योंकि सारी स्पीशीज हमको पता ही नहीं कितनी स्पीशीज है वहां, लेकिन हम पूरे सिस्टम को बचाते हैं। तो जिस स्पीशीज को हम जानते हैं और जिसको नहीं जानते, सब की सब बच जाते हैं, और मिट्टी भी बचती है, वो पानी भी बचता है, वो रॉक्स भी बचती हैं, वो एनिमल भी उसमें रह रहे हैं, सब बच जाते हैं। इसलिए हमको लैंडस्केप मिल पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है हम इकोसिस्टम को अच्छी कंडीशन में रखें। जो अच्छे हैं, अच्छी हालत में है, गुड कंडीशन में है, उनको प्रॉपर मैनेज करें कि वो बैड कंडीशन में नहीं चले जाए। लेकिन जो डिग्रेड हो गए कि उनको हेल्प करें, उनको रेस्टोर करें। अवेयरनेस और एडवोकेसी जरूर करें, ताकि इकोसिस्टम हमारे डिग्रेड नहीं हो। लोगों को पता रहना चाहिए कि इकोसिस्टम का किस तरह से खराब हो रहे हैं, क्या रोल है,
उनको कैसे ठीक करें, ये हमारी तकलीफ। जो अच्छा है उसको अच्छे बनाए रखना है, जो खराब हो गया उसको रेस्टोर करना है, और दो हमारे ड्यूटी नहीं। नेक्स्ट, तो हमारे इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए क्या मेथड है? बेटर प्रोटेक्शन में प्रैक्टिस करें, जो है उसको बचाए रखें, जो नेचर में अभी तक दिया है हमको गिफ्ट में उसको बचाए रखें। कंजर्वेशन की अच्छी प्रैक्टिस अडॉप्ट करें, रेस्टोरेशन की अच्छी अडॉप्ट करें, और मैनेजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस मैनेजमेंट करें, तो हम हमारे इकोसिस्टम्स को बचा सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ये बेटर क्या है, किसको कह रहे हैं बेटर, क्योंकि बेटर कहना कि ये एक आदर्श वाक्य है, लेकिन ये तो बताओ भाई बेटर होता क्या है, किसको तुम बेटर कह रहे हो? ये कह के चलो साहब अच्छा से काम कर रहे हैं, देखो अच्छा किसको तो अच्छा कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं, वो जानना चाहिए। आज हम यही जानेंगे और कल तक हम यही जानेंगे कि जिसको मैं बेटर कह रहा हूं, जिसको मैं अच्छा कह रहा हूं, वो अच्छा है क्या? तभी तो मीनिंग समझूंगा कि इस एक लाइन का मीनिंग क्या है। तो हम जानेंगे कि बेटर जो हमारी रेस्टोरेशन टेक्निक है वो क्या है, उनके बारे में। तो इसके आगे अब हम हमारी बेटर टेक्निक जानेंगे, क्योंकि हमने इकोसिस्टम में कहा था कि छोड़ा अपने आप को कि बेटर चीजें क्या, अब बेटर क्या है वहां से हम स्टार्ट। अब देखिए, उन चीजों को समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे बातचीत करूंगा ताकि सब्जेक्ट इजी हो जाए। ये टीक को, सागवान को मराठी में क्या कहते हैं? साग। यहां पर साग क्यों उग रहा है, सागवान क्यों उग रहा है? अगर यहां मैं एप्पल लाके लगा दूं तो बचेगा या नहीं? सागवान को काट दूं, हर जगह एप्पल लगा दूं, बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं। क्यों नहीं बचेगा? एनवायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं। ये सागवान बच क्यों रहा है, जिंदा क्यों है? ये इसलिए जिंदा है, इसको जिंदा रहने के लिए जो चीज चाहिए वो इसको सब फेवर कर रही है, इसलिए जिंदा। तो किसी को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, उनको कहते हैं फैक्टर। किसी भी स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए चीज जरूरी है वहां, उनको हम क्या कहेंगे? फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स। वो कॉजेज है, कारण है, वो नेचर की पावर्स हैं, नेचर की कुछ शक्तियां हैं, पावर है, ताकत है। उनको हमारे साइंटिफिक ढंग से कहें तो हम उनको यहाँ क्या कह रहे हैं, ताकतों को, उनको हम फैक्टर कह रहे हैं। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल जो उनको जिंदा रखते हैं। वो क्या क्या फैक्टर है? वो 4 तरह के फैक्टर है। एक फैक्टर है क्लाइमेट का फैक्टर। क्लाइमेट सुटेबल है या क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे डोमेस्टिक कैटल हो, चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो, इनको जिंदा रखने के लिए 4 चीजें वहां चाहिए और वो फेवर में चाहिए। एक है इकोलॉजिकल फैक्टर, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक यानी क्लाइमेट सुटेबल हो। दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर, मैं अभी बताऊंगा। तीसरा है एडैप्टिक फैक्टर, और तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर। क्लाइमेटिक यानी क्लाइमेट कैसी है, फेवर करती है या नहीं करती? क्लाइमेट का मतलब वहां वर्षा कितनी है, रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, स्टॉर्म तूफान कैसे हैं, सनलाइट कैसी है,
विंड की स्पीड कैसी है, हवा में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें क्लाइमेट को बनाती हैं। गर्मी कैसी, सर्दी कैसी, टेम्परेचर कैसा, ये मैडम सबको देना नहीं, ये तय करती हैं कि वहां पर कैसी, कहीं कोल्ड क्लाइमेट है, कहीं हॉट क्लाइमेट है, तो रेनफॉल, वर्षा, गर्मी, ये सब डिसाइड करती है कि वहां का क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो क्लाइमेट इनको कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। टॉपोग्राफिक फैक्टर का मतलब ये ग्राउंड का, जमीन का टेरेन कैसा है, प्लेन, हिल्स, स्लॉप, अंडुलेशंस या रेवाइन, कैसा है इसका, ग्राउंड की सरफेस कैसी है। तो आपका हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, अंडुलेटिंग एरिया है, स्लोपी ढाल वाला एरिया है। एडोबी का मतलब मिट्टी, मिट्टी कैसी है, कलर कैसा है, डेप्थ कैसी है, ग्रेन की साइज कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, ह्यूमस टेंस कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। पोरोसिटी कैसी है, सैलाइन कितना है, नमक कितना है, साल्ट कितना है। और बायोलॉजिकल, वहां बैक्टीरिया कैसे हैं, वहां फंगस कैसी है, वहां ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ग्रेजिंग, चराई करने वाले जानवर कैसे हैं, ये सब लाइफ वाले हैं। तो क्लाइमेट में क्या आया, पानी, वर्षा का पानी कितना आता है, वर्षा कितने महीने आती है, वर्षा हल्की होती है, भारी, सूखा होता है या खूब पानी बरसता है, हवा में नमी कितनी है, बिजली कितनी कड़कती है, सूखा पड़ता है, ये सब क्लाइमेटिक का है। जमीन कैसी है, छोटी पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां, बर्फ वाली पहाड़ियां हैं, स्लोप, ढाल कैसा है, कम ढाल है, ज्यादा ढाल है, ये बताता है कौन वहां जिंदा रहेगा। क्योंकि समतल पर अलग तरह का प्लांट होता है, हिल पर अलग तरह का प्लांट होता है, अभी बात करेंगे। एडोबिक मिट्टी की टाइप कैसी है, सैंडीन है, ब्लैक कॉटन है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, हेवी सॉइल है, लाइट सॉइल है, शैलो सॉइल है, डीप सॉइल है, स्टोनी सॉइल है, ग्रिटी सॉइल है, रॉकी एरिया है, रॉक्स है, ग्रेनाइट है, ब्लैक बेसाल्ट है। और वहां कैसे कैसे बैक्टीरिया, उनको हम एडोबिक, और कैसे बैक्टीरिया है, कैसे फंगस है, वाइल्ड लाइफ में ग्रेजिंग कौन करता है, कैटल में कौन कौन ग्रेजिंग करने वाले, आदमी फेवर करता है फॉरेस्ट का, नहीं ग्रासलैंड का फेवर करता है, ऑनर करता है, नहीं करता, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारे फैक्टर। तो ये तीन फैक्टर तो कहलाते हैं फिजिकल फैक्टर, ये तीन तरह के फैक्टर कहलाते हैं फिजिकल। एक है बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल और फिजिकल सारे फैक्टर को कहें एक लाइन में तो बायोफिजिकल फैक्टर। तो कौन जिंदा रहेगा ये कौन डिसाइड करता है, बायोफिजिकल फैक्टर डिसाइड करता है। यहां टीक क्यों जिंदा है, क्योंकि बायोफिजिकल फैक्टर टीक के फेवर में है। यहां सबसे ज्यादा नासिक में ग्रेप्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बायोफिजिकल फैक्टर उसके फेवर में है, इसलिए हो रहा है। यूपी में शुगर केन सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बायोफिजिकल फैक्टर शुगर केन के फेवर में है। हिमाचल प्रदेश, JNK में, जम्मू कश्मीर में एप्पल सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि सारे बायोफिजिकल फैक्टर उसके फेवर में है, वो मारते नहीं है पौधे। लेकिन राजस्थान के डेजर्ट में चले जाए तो मैंगो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बायोफिजिकल फैक्टर उसके फेवर नहीं कर रहा। यहां एप्पल नहीं है, क्योंकि बायोफिजिकल फैक्टर नासिक में एप्पल को फेवर नहीं करता। इसका मतलब बायोफिजिकल फैक्टर का दो काम हो गया, या तो फेवर करूंगा या मारूंगा, या तो मैं फ्रेंड बनूंगा या मैं दुश्मन बनूंगा, या तो हेल्प करूंगा या हेल्प। तो बायोफिजिकल फैक्टर अगर हेल्प नहीं करता है तब उसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अगर हेल्प नहीं करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सीमांतकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर।
हमारे पौधों को हमने लगाया और कुछ पौधे मर गए। वो क्यों मरे? वो लिमिटिंग फैक्टर ने मरे। हमने कुछ गाय पाली, लेकिन हमारी 2 गाय बीमार होकर मर गई। क्यों मरी? लिमिटिंग फैक्टर ने मरी। हमने हमारे खेत पे 10 तरह की क्रॉप लगाई, 8 क्रॉप ठीक नहीं, 2 नहीं चली। क्यों मरी? लिमिटिंग फैक्टर ने मरी। इसका मतलब रेस्टोरेशन में प्रॉब्लम कौन करेगा? अगर हमको रेस्टोरेशन के काम करने हैं, चाहे पास्चर लैंड रेस्टोरेशन करना है, चारागाह लगाने, हिल्स को ग्रीन करने के लिए आपको चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में काम करना है, पानी के शोर से यानी वेटलैंड इकोसिस्टम में काम करना है, खेतों में इंप्रूवमेंट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को में इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको क्या आइडिया होना चाहिए कौन कौन फैक्टर वहां है और उनमें लिमिटिंग फैक्टर कौन है। क्योंकि हमारे प्रोसेस को, हमारी सफलता को, सक्सेस को कौन चैलेंज करेगा? लिमिटिंग फैक्टर। वो हमारा पहले तो डैमेज करेगा और फिर डैमेज करता है इतना डैमेज कि वो हमको बिल्कुल 0 पे ला सकता है। अब देखिए लिमिटिंग फैक्टर को आप समझिए, सिंपल करता हूं। मैं क्लास 10th का एग्जाम दे रहा हूं, 10 सब्जेक्ट हैं बोर्ड में, या बोर्ड कितने कौन सी क्लास में आ जाता है? 10th में आ जाता है। मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है मेरे पास, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, हर पेपर है 100 नंबर का। अच्छा, 3rd डिवीजन से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने %? 35। और फर्स्ट डिवीजन के लिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 प्लस, मतलब मिनिमम 60 चाहिए। ठीक है, अब देखिए 10 सब्जेक्ट का मैंने पेपर दिया है, 9 पेपर में मेरे 100 में से 100 है। कितने नंबर मिले? 900। एक पेपर में मेरा 0 है। मेरा 3rd डिवीजन आएगा, फर्स्ट आएगा, जबकि आप खुद कह रहे हो कि 3rd के लिए 350 आ जाए तो मैं 3rd आ जाऊंगा, और 600 आ जाए तो, लेकिन मेरा नंबर तो 900 है। क्यों? एक पेपर में 0, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? फेल। अब देखिए, तो 9 सब्जेक्ट मेरा क्या भला है? 9 सब्जेक्ट मिलके मुझे पास नहीं कर सके, लेकिन एक सब्जेक्ट ने अकेले ने मुझे फेल कर दिया। वापिस यही आ जाइए, यहां सारे मिला के मान लीजिए 10 फैक्टर्स हैं। कितने? 10। एक ने लिमिटिंग फैक्टर 9 फेवर कर रहे हैं प्लांट को, एक फेवर नहीं कर रहा है, तो 90% सर्वाइवल रहेगा या 0? 0 रहेगा। जैसा मैं 10वीं फेल हो गया था, 10वीं में 9 सब्जेक्ट में मेरा भला नहीं कर पाया। यही लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि हमें फेल करने के लिए एक ही लिमिटिंग फैक्टर सफिशिएंट है, 10 की जरूरत नहीं। तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, जो भी रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, चाहे वो पास्चर लैंड रेस्टोरेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड रेस्टोरेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड का रेस्टोरेशन कर रहे हैं, वेटलैंड रेस्टोरेशन कर रहे हैं, उनको उन सारे लिमिटिंग फैक्टर को संभालना, देखना चाहिए कि कौन लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि फेल वही करेगा, सक्सेस को 0 वही करेगा, सफलता को वही 0 करता है। जब भी काम स्टार्ट करें, पहले आप सर्वे करें एरिया, वहां के फैक्टर्स कौन कौन, पॉसिबल नेचर के फैक्टर कौन कौन से, ये 4 फैक्टर के मैक्सिमम फैक्टर्स को एनालाइज करें, देखें, और फिर उनकी लिस्ट बनाकर आपको क्या करना है, कौन सा पॉसिबल लिमिटिंग फैक्टर है इनमें से। लिमिटिंग फैक्टर 1 महीने में आपके सामने आ सकता है काम स्टार्ट करने के बाद, 1 साल बाद आ सकता है, 1 सेंचुरी बाद भी आ सकता है। हम नहीं जानते वो लिमिटिंग फैक्टर कब आए, वो कभी भी आ सकता है। और लिमिटिंग फैक्टर कब काम करेगा? जैसे आप आओ मेरे पास, लिमिटिंग फैक्टर एक एक्शन कैसे करेगा? लकड़ी से किसी को पीटना मारना एक लिमिटिंग फैक्टर है। मेरी इनसे दुश्मनी है, मैंने अभी एक लठ मारा है, ये मर गया क्या? क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर अभी इतना क्वांटम नहीं है कि मार दे, ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये अभी मरे
अभी नहीं, लिमिटिंग फैक्टर तो बढ़ गया लेकिन अभी भी नहीं मार पा रहा है। ये कब मारेगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, अभी ये मिनिमम ही है, अभी ये मिनिमम, थोड़ा और बढ़ा और थोड़ा। तो ऐसा नहीं साहब एक दिन वर्षा नहीं आई तो हमारे पौधे मर जाएंगे। एक दिन के वर्षा नहीं आना तो हम ड्राउट नहीं कहते हैं, या आज पौधे लगाए 2 दिन वर्षा नहीं आया तो हमारे पौधे थोड़ी मरेंगे। लेकिन 4 महीने रेन नहीं आई तो अब वो लिमिटिंग फैक्टर बन गया। और मैं इस लठ को बड़ा लंबा चौड़ा करके और मैं इनके सिर में ये मारूं, ये क्या होगा, अब ये मर जाएंगे। इसने कम मारा है मैक्सिमम होने के बाद में, मैक्सिमम होने के बाद में इसने मारा। तो लिमिटिंग फैक्टर हमको, थैंक यू, लिमिटिंग फैक्टर हमको कब मारेगा, कब डैमेज करेगा? ऐसा नहीं को दिखते ही हमें डैमेज कर देगा, ऐसा नहीं, जब वो मैक्सिमम हो जाएगा तब। तो इंडियन कंडीशन में हमें रेस्टोरेशन में सफल होना है तो एक नियम याद रखना है, लिमिटिंग फैक्टर्स को देखो कौन पॉसिबल लिमिटिंग फैक्टर हैं जो डैमेज करेंगे, जो प्लांटेशन को फेल करेंगे। जब आपको पता लगा कि लिमिटिंग फैक्टर ये है तो फिर आप क्या करेंगे? पहला स्टेप फैक्टर्स को देखना समझना, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप उनमें से लिमिटिंग फैक्टर कौन बन सकता है, उसमें पब्लिक का ओपिनियन भी ले सकते हैं, पब्लिक की नॉलेज, पब्लिक की समझ को भी, इसको तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि हम अकेले ना करें, हम अपने आसपास की जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, उसकी उस स्ट्रेंथ को भी, उनकी समझ को, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को, उनके कॉपरेशन को, उनके इन्वॉल्वमेंट को साथ रखें। यही तो कंसेप्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि वो वहां बेटर जानते हैं कि यहां कब क्या क्या प्रॉब्लम आती है। यहां की कंडीशन में नासिक की बात करें, कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर आपको लगते हैं? मैं आप सबसे पूछूं, नासिक की क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन से पॉसिबल चारागाह और हिल्स में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर पॉसिबल हैं? आपको सबको पता है, ग्रेजिंग, फायर, और कभी कभी ड्राउट भी हो सकती है कि पानी जितना बरसता है उससे बहुत कम हो गया, सूखा पड़ गया। ये 3 बड़े पॉसिबल हैं, बिल्कुल सही कहा, ग्रेजिंग, फायर और ड्राउट। पानी ज्यादा होता है, हेवी रेनफॉल, और हेवी रेनफॉल भी लिमिटिंग फैक्टर बन गया। ओवर रेन्स भी आपका लिमिटिंग फैक्टर, यानी पानी 2 तरह से लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, मिनिमम होकर भी हम और मैक्सिमम होकर भी लिमिटिंग फैक्टर। तो 4 लिमिटिंग फैक्टर। तो जब हमको ये पता लगा लिमिटिंग फैक्टर ये है, अगला स्टेप, डॉक्टर को ये पता लग गया कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है उस पेशेंट में? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अब डॉक्टर क्या करेगा? अगला स्टेप डॉक्टर का क्या होगा? डॉक्टर ने देख लिया, उसने कहा जांच करवाओ, जांच में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डॉक्टर ने पकड़ लिया लिमिटिंग फैक्टर इस पेशेंट के साथ है। तीसरा स्टेप क्या होगा डॉक्टर का? यानी कि इसको कंट्रोल, इस डिजीज को कंट्रोल करने का मेथड क्या है, ट्यूबरकुलोसिस को कैसे रोकेंगे। तो जब लिमिटिंग फैक्टर का पता लग गया तो अब आप क्या करेंगे? लिमिटिंग फैक्टर को मैनेज कैसे करें कि ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहे, क्योंकि फेल कौन करेगा? लिमिटिंग फैक्टर तो करेगा। मुझे पता लगा मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूं, तो उसको फेल होने से रोकने एक तरीका कि मुझे पता, मैं उसको ज्यादा पढ़ूंगा, ट्यूशन करूंगा, कुछ भी करूंगा, उसको मैनेज करूंगा, मैं इसको फेल नहीं। जब आपको लिमिटिंग फैक्टर का पता लग गया है तो रेस्टोरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप तीसरा स्टेप क्या होगा? उस लिमिटिंग फैक्टर को कंट्रोल करना। क्या लिमिटिंग फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं? इधर वर्षा ज्यादा हो रही है, हम भगवान पर टेलीग्राम भेज सकते हैं, भगवान बहुत ज्यादा वर्षा हो गई है, मैं टेलीग्राम भेज, कृपया कल से बंद कर दो। भगवान मेरे हाथ में है क्या? कैटल ग्रेजिंग कर रहे हैं, मैं गायों को टेलीग्राम भेजो, भाई आप बहुत ज्यादा ग्रेजिंग, कृपया कल से बंद कर दो। क्या गाय मेरा कहना मानेगी क्या? जंगल में आग लग रही है, मैं फायर पे टेलीग्राम भेजूंगा, फायर बहुत जंगल, हमारा जंगल है, कृपया कल से बंद हो जाओ। क्या हमारे बस में है लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं,
पूरा का पूरा उसको कंट्रोल कर ले, ये हमारे बस में नहीं है। मैन मेड फैक्टर्स को कंट्रोल, हम मैन मेड को कर सकते हैं कि जैसे गांव के लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, लगाए पौधों को उखाड़ रहे हैं या ग्रेजिंग करवा रहे हैं उनके पास, अरे सर प्लीज हमारी हेल्प करो। लेकिन हम नेचुरल फैक्टर्स को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? फिर तो रिजल्ट तो फिर तो हम क्या करें? तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, उस पर बात करें कैसे हम लिमिटिंग फैक्टर को कंट्रोल करें फिर, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर हमको फेल कर रहा है। और दूसरी बात मैंने ये भी कह दी कि कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो दो चीजें में एक साथ कहा गया कि फेल कौन कर रहा है? लिमिटिंग फैक्टर। दूसरी चीज मैंने क्या हल बताया? कंट्रोल करो। और तीसरा स्टेटमेंट क्या दे दिया कि हम लिमिटिंग फैक्टर कंट्रोल नहीं कर सकते। दो कंट्राडिक्टरी बात कह दी मैंने, और फिर मेरा स्टैंड क्या है, फिर मेरा रास्ता क्या है, वे आउट क्या है, उसी चीज पे जाना। कई बार लिमिटिंग फैक्टर हमारे यहां रहता है, या कई बार अधूरी ट्रेनिंग, अधूरी नॉलेज से भी लिमिटिंग फैक्टर, हमारी अधूरी नॉलेज भी लिमिटिंग फैक्टर है, हमारा इनसफिशिएंट नॉलेज भी लिमिटिंग फैक्टर है, हमारा माइंडसेट भी लिमिटिंग फैक्टर है। हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लिए बड़ी बड़ी डिग्री वाले, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी सीख सकते हैं। हमारे लोगों का, हमारे इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज, लोगों की अद्भुत नॉलेज है, हमारे लोगों की, हमारे किसानों की, अनपढ़ लोगों की, हमारे जो है गांव के बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्ग महिलाओं की, उनकी अद्भुत नॉलेज है। हमें बहुत सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ उनको रिकॉग्नाइज करिए, उसको ऑनर करिए, उनकी नॉलेज को अद्भुत है। मैंने कल मैडम को एक एग्जांपल दिया था कि हमारी नॉलेज देखिए लोगों की। मैं आपको एक आम की, मैंगो की गुठली, एक सीड दे रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि मुझे 1 मीटर ऊंचा पौधा चाहिए, कितने दिन में बना सकते हैं आप? 1 साल में। और अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट को दे दो, वो कितने दिन में बना देगा? 1 साल, वो भी 1 साल। कई लोग कहते हैं साहब वो 6 महीने। हमें वो क्या हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि हमारे देश के लोगों से? तो ये दिमाग में निकाल देनी है कि साहब वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारा देश भी सबसे पहले सभ्यता मोहनजोदड़ो तक्षशिला के विश्वविद्यालय कहाँ थे? इंडिया वालों। दुनिया की पहली सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा, इंडिया। वो तो बाद में हुआ है, तो फिर इंटेलिजेंट कौन हुए? लेकिन अगर मैं कहूं कि राजस्थान के बांसवाड़ा का अनपढ़ ट्राइबल 15 दिन में 1 मीटर ऊंचा पौधा तैयार कर देता है। बाप अनपढ़ बोला है मैंने, प्रीफिक्स देखिए, अनपढ़। दिन कितना? 15 में 1 मीटर ऊंचा पौधा तैयार कर देता है। आप सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी है। उसने कहीं डिग्री नहीं की, किसी साइंटिस्ट के लैब में नहीं गया, ट्रायल एंड एरर से, ट्रेडिशनल नॉलेज से वो लोग आगे करते हैं, महुआ और आम को पैदा करते हैं। करते क्या है वो ये करते हैं, देखिए उनका मेथड को देखिए आप। ये सीड बो दिया, आपने देखा होगा हल जब चलता है, ये हल है किसान का, ये हल है। जब सीड बुआई होती है तो ये फंडल ऐसा बेम्बू का बना हुआ है, ट्यूब जैसा होता है, ऐसा होता है ना, इसमें सीड डालते सीड यहाँ गिर जाता है, सीड ड्रिल। तो इसके ऊपर ये सीड ड्रिल एक लगा देते हैं और ये कड़ी करते हैं, ये लगाते हैं। ये सीड ड्रिल है, यहाँ थोड़ी मिट्टी लगा देते हैं ताकि कहीं भी लाइट नहीं, अब लाइट ऊपर से ही आ रही है। एक डंडा खड़ा करके इसको थोड़ा बांध देते हैं और इसको पानी पिलाते हैं। अब ये सीड उगना स्टार्ट करता है, अब लाइट है ही नहीं, यहाँ तो अंधेरा अंदर, जिंदा रहने के लिए लाइट चाहिए। लाइट यहाँ से आ रही है, बस उस वहां से वो आ रही लाइट, दाएं बाएं नहीं है कहीं। ये बेचारा तेजी से बढ़ता है, थोड़े दिन बाद ये दिख गया यहाँ पे, 1 मिनट ऊंचा। अब वो क्या करते हैं, इसको धीरे से हटा देते हैं। ये बहुत मरियल सा होता है, ये जमीन पर गिरेगा,
गिरने से रोकने के लिए ये डंडा लगा के सपोर्ट कर देते हैं और चारों तरफ कांटेदार बाड़ लगा के छेड़ी वगैरह गौट वगैरह को ये दूर रखते हैं। ये बहुत है, इंडियन साइंस है ये सिटीजन साइंस है, ट्रेडिशनल साइंस है हमारे लोगों की। तो हमारे ये लोग अद्भुत हैं, उनसे आप सीखिए। तो हम कह रहे थे कि इन फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो हम देखें इनको कैसे फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। तो कभी कभी हमारा मन भी लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। हमको अपने अज्ञान, रिलक्टेंसी, इन सबको लिमिटेड फैक्टर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे सोसाइटी का पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, हमको कुछ देना है, इसलिए हमें बड़े अच्छे डेडिकेशन से काम करना है और साइंस को समझ के काम करना है। स्ट्रिकुलिया यूरेंस को मराठी में क्या कहते हैं? स्ट्रिकुलिया यूरेंस मराठी में क्या कहते हैं? वैसे गोष्टी हाँ नहीं, मराठी में बताओ। दोन शब्द आहे, एक भुत्या आणि दुसरं कहांडोळ. कांडोल, ये किस पे लिखना? कांडोल कैसे लिखना? ठीक, थैंक यू। ये मेरे पास हिल है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ काम करता हूँ नासिक में, और मुझे टारगेट मिला है कि मुझे 100 मैंगो तैयार करने हैं और सीड से तैयार करने हैं। मैंने जुलाई में जब रेन स्टार्ट हो गई, मानसून आ गया, मैंने 100 मैंगो के सीड टॉप से लेके बॉटम तक मैंने यहाँ लगा जुलाई में। मिट्टी खोदी थोड़ी, बीज दबा दी। 1 महीने बाद में अगस्त में जा रहा हूँ, 1 महीने बाद मैंगो क्या क्या हालत मिलेगा? सारा मैंगो उगा हुआ मिलेगा। अगर मैंगो के सीड को आप टेबल पे रख दें तो टेबल पे उग जाएगा, डस्टबिन में भी पड़ा पड़ा उग जाता है, कहीं भी आप पटक दें वो कचरे में भी उग जाएगा। वो तो ऐसा नहीं कि मिट्टी के अंदर डाले तो ही उगेगा, हर जगह आपको उग जाएगा, ढेर में पड़ा है वहीं उगेगा। लेकिन 1 साल बाद जाऊं मैं, 1 साल के बाद, तो मैंगो ऊपर जिंदा मिलेगा या नीचे जिंदा मिलेगा? मैंगो नीचे जिंदा है, ऊपर मर गया। यहां मैंने 100% काम किया, जर्मिनेशन 100% हुई, लेकिन सर्वाइवल सक्सेस 50% है, 50% में फेल हो गया। पैसा पूरा खर्च हुआ, काम भी पूरा हुआ है, सर्वाइवल 50% है, तो सफलता 50%, तो वेस्टेज 50% हो गया है। ऊपर मैंगो क्यों मरा? बताइए। हिल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर मैंगो क्यों मर गया और नीचे क्यों जिंदा है? पानी नहीं मिला। तो हमारे दिमाग में क्या भूल एक बात आ गई कि वो पानी है जो मारता है या जिंदा रखता है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें। दूसरी बात, फिर मुझे 100 प्लांट उगाने का टारगेट मिला। मैं इस मैंगो से अब मेरे को नफरत होगी, क्योंकि सर्वाइवल कितना था? 50% था, 50% तो मेरे को बदनामी होगी, और मैं अब घबरा गया, मुझे बदनामी नहीं। अब क्या मैं ये ले रहा हूं कांडोल, ऊपर से लेके नीचे तक कांडोल के 100 सीड मैंने जुलाई में बोल दिए। अगस्त में जाऊंगा तो सारे उगे हुए मिलेंगे। 1 साल बाद उनको ऊपर जिंदा मिलेगा या नीचे? कांडोल कहां जिंदा मिलेगा, ऊपर या नीचे? बोलिए सब। ऊपर। ये ऊपर जिंदा मिलेगा, नीचे मर गया। अभी तो उल्टी बात होगी, क्योंकि हमने पहले क्या सीख लिया कि जिंदा रहने के लिए
पानी चाहिए। अब यहाँ आप ये तो फंस गया अपन, क्योंकि पानी कहाँ ज्यादा था? नीचे। और ये कहाँ मरा? जब पानी ज्यादा था। इसका मतलब हमें पानी की थ्योरी यहाँ से निकालनी पड़ेगी कि सब पौधों के लिए तो पानी अमृत है। ये थ्योरी निकालनी पड़ेगी कि साहब बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता तो आज पहाड़ी की तरफ नजर करिए, यहाँ पानी इनको 4 या 5 महीने मिला था, अब 1 साल बाद अगली जुलाई में पानी मिलेगा, फिर ये जिंदा है। इसका मतलब डेली पानी की जरूरत नहीं है, ये जिंदा है। जो हमने एक दिन में कि नहीं सब 10 दिन में पानी चाहिए, हम सोचते हैं हमें दिन में 2 बार भूख लगती है, इन पेड़ों को डेली 2 बार भूख लगती है, इनको डेली 2 बार, ऐसा नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग की तरह मत सोचिए, आप प्लांट बनकर, आप मैंगो बन के सोचिए, आप टीक बन के सोचिए, आप जामुन बन के सोचिए, तो आपको पता लगेगा। आदमी बन के सोचेंगे तो फिर आप आदमी की बात करेंगे, प्लांट बन के सोचिए आप, तो आपको पता लगेगा। इसका मतलब मैंगो तो यहाँ किसने मारा? इसके लिमिटिंग फैक्टर में। कांडोल को नीचे किसने मारा? इसके लिमिटिंग फैक्टर ने मारा। एक का लिमिटिंग फैक्टर कहाँ है? ऊपर। दूसरे का लिमिटिंग फैक्टर कहाँ है? नीचे। इसका मतलब नेचर में सबके दुश्मन एक नहीं है, सबके अलग अलग है। किसी के लिए ज्यादा पानी लिमिटिंग फैक्टर है, तो किसी के लिए कम पानी लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब क्या हुआ? हमको कितना सर्वाइवल मिलेगा? काम कितना किया? 100%। जनरेशन कितना हुआ? 100%। सक्सेस कितनी है? 50%। फिर मेरा वही तो काम पूरा करने के बाद में तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे फैक्टर्स का पता नहीं, मुझको लिमिटेड फैक्टर का पता नहीं है। मुझे तो क्या, मैंने काम कैसा किया? आंख बंद करके 100, उन्होंने 100 कहा और मैंने 100 लगा दी। अब वो चलेगा या नहीं तो चलेगा मुझे पता नहीं, उसके लिए सही जगह है मुझे पता नहीं, मैंने 100 लगा दिए। लेकिन लगाना मेरा काम नहीं है, रिजल्ट देना मेरा काम है। हम जो काम करते हैं लगाने के लिए नहीं है। हम किसी बच्चे को स्कूल में कॉलेज में डाल रहे हैं, ये काम नहीं है। वो बाद में एग्जाम देके क्या रिजल्ट है, वो है अचीवमेंट। तो दोनों बार 50-50%, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कौन किसको मारता, क्यों मारता, मुझे लिमिटेड फैक्टर का पता नहीं था। लेकिन अब 2 साल के एक्सपीरियंस से मेरी लर्निंग हो गई है कि हर चीज को हर जगह नहीं लगा सकते। मुझे सीख लिया, मैंने ये एक्सपीरियंस से सीखा। इस 2 साल के प्रोसेस में तीसरी साल फिर मुझे 100 का मिल गया। अब के मैं फिर जुलाई में, अब के मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। आधे पहाड़ में नीचे मैंने आम लगाया है, आधे पहाड़ में ऊपर मैंने कांडोल लगाया है। ये जुलाई में काम कर दिया मैंने। अगस्त में ये आम उग रहा है, ये कांडोल उग रहा है। 1 साल बाद जाकर देखूंगा ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। ये लगभग 70-80% मेरा सक्सेस है। मेरा टाइम उतना ही खर्च हुआ, पैसा उतना ही खर्च हुआ। मैंने चेंज क्या किया है? मैंने इकोलॉजी की समझ में आ गई थी। इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर ये क्या है? इकोलॉजी जो अभी हमने पढ़ा था, इकोलॉजी के कंसेप्ट कि वो इकोलॉजी यानी कि हर पौधा हर जगह, हर एनिमल हर जगह नहीं रह सकता। उनका नेचर में अपनी अपनी एक डिसाइडेड जगह है, वहीं पे अगर लगाएंगे तो रिजल्ट हमारा बेटर होगा। तो मैंने लिमिटिंग फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया यहाँ पर? इसके लिमिटिंग फैक्टर कैसे कंट्रोल किया? इसके लिए अनसुटेबल जोन में इसका प्लांटिंग ही नहीं किया। ये तो मेरे हाथ में है ना, क्योंकि पहली बार मैंने क्या कहा था, लिमिटिंग फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं, स्पीशीज को चेंज कर सकते हैं। ये तो मेरे हाथ में है। मैंने क्या किया? इसका प्लांटिंग यहाँ किया ही नहीं, इसका नीचे प्लांटिंग नहीं किया। जिसके लिए जो जोन सुटेबल था उसको उसी जोन में प्लेसमेंट दे दिया। मैंगो के लिए सुटेबल जोन क्या था? नीचे था। सुटेबल जोन में ही उसको पोस्टिंग दे दिया। एक कलेक्टर और एक पियोन दोनों
कि अगर वो जो लेटर हैं, ज्वाइनिंग लेटर एक्सचेंज कर दिए जाए, एक का सिलेक्शन हुआ कलेक्टर में, एक हुआ पियोन में, तो पियोन को तो कलेक्टर का लेटर पकड़ना है, कलेक्टर का पियोन के, तो दोनों कहाँ जाएंगे? गलत जगह जाएंगे। पियोन कहाँ चला जाएगा? वो डीएम की कुर्सी पे, और डीएम कहाँ जाएगा? स्कूल में। उधर स्कूल बर्बाद, उधर डिस्ट्रिक्ट बर्बाद, क्योंकि हमने जगह बदल दी। तो हम रॉन्ग प्लेसमेंट नहीं कर सकते। मछली और ऊंट, मछली ऊंट को कहे तू पानी में रह ले, कैमल का, मछली तू जमीन पर रहे, हमने गलत प्लेसमेंट कर दिया, दोनों मरेंगे, दोनों के रिजल्ट जीरो रहेंगे। लेकिन हम ऊंट को कहे तू जमीन पर रहे, फिश को तो पानी में रहे। तो करेक्ट प्लेसमेंट है, करेक्ट प्लेसमेंट होगा तो दोनों का सर्वाइवल है। यही रेस्टोरेशन में आपको करना है। रेस्टोरेशन में करेक्ट प्लेसमेंट देने हैं। हर जगह को आंख बंद करके कहीं भी कोई लगा दे, ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो गलत रॉन्ग प्लेसमेंट होने पर उसको कौन मारेगा? कोई लिमिटिंग फैक्टर मारेगा। लिमिटिंग फैक्टर से बचने का हमको करेक्ट प्लेसमेंट करने, कॉस्ट नहीं बढ़ रही है यहाँ, देखिए टाइम एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है यहाँ पर, सिर्फ हम इकोलॉजी के नॉलेज में हम अप्लाई कर रहे हैं, और सर्वाइवल हमने उसी कॉस्ट में उसी टाइम में बढ़ा दिया। हमने 50 से हम 70-80 तक ले गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम जानते हैं। यहां का रेनफॉल कितना है? 300 सेंटीमीटर या mm? सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में बताइए। चलो 300 सेंटीमीटर पक्का 300 है? मैं कह रहा हूं 300 नहीं है। 300 से ज्यादा है। नहीं, एक मिनट, 300 मान लो। मैं कह रहा हूं कि 300 नहीं है, तो मैं सही हुआ गलत है? मैं इसको गलत साबित करूंगा कि ये स्टेटमेंट सही नहीं। इस हिल पे बात करते हैं, इस हिल के टॉप पे कितनी रेन आएगी? 300 सेंटीमीटर आएगी। इसके मिडिल स्लॉप पे कितनी वर्षा आएगी? 300 सेंटीमीटर आएगी। और इसके बॉटम में कितनी आएगी? 300 आएगी। वर्षा तो बराबरी आएगी, लेकिन स्लॉप की वजह से ये पानी यहाँ 150 सेंटीमीटर है, ये 150 यहाँ आ गया, तो यहाँ बीच में कितनी वर्षा होगी? यहाँ 450 सेंटीमीटर। देखिए अभी भी स्लॉप है, तो ये आधा ही पानी रहा है यहाँ, और आधा पानी ये आ गया 525 सेंटीमीटर। पहाड़ के बॉटम में एक अलग रेनफॉल है, पहाड़ के टॉप पे एक अलग रेनफॉल है, और हिल के बीच में कुछ अलग रेनफॉल है। और ये पानी इकट्ठा होता है, छोटी नदी में एक अलग रेनफॉल है, बड़ी नदी में अलग रेनफॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि रेनफॉल, पेपर वाला रेनफॉल फील्ड में काम का नहीं। फील्ड का रेनफॉल क्या है, आप उसमें आना पड़ेगा। फील्ड में एक्चुअल में रेनफॉल किस तरह से अपना काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे ड्राई जोन कौन सा है? टॉप। उससे ज्यादा मॉइस्चर कहाँ है? थोड़ा नीचे। उससे ज्यादा मॉइस्चर कहाँ है? बॉटम में। उससे ज्यादा मॉइस्चर कहाँ है? छोटी नदी में। उससे ज्यादा मॉइस्चर बड़ी नदी में। मॉइस्चर नीचे तरफ। तो अगर हम कांडोला का इसको प्लॉट चाहिए घर बनाने के लिए, तो हम इससे क्या पूछेंगे? बोल भाई तुझे कौन से वाले वर्षा वाला जो ज्यादा पानी चाहता है कम पानी? देखा नहीं, अरे बाबा नहीं, मैं ज्यादा पानी नहीं चाहिए, मुझे कम पानी वाला मोहल्ले जोन में मोहल्ला घर दिलवा दो। हम इसको कहाँ सजेस्ट करेंगे? अच्छा तो यहाँ अपना घर ले ले भैया, ये तेरे लिए फिट है? हाँ ये मेरे लिए फिट है, क्योंकि मेरा लिमिटिंग फैक्ट नहीं आता, क्योंकि ज्यादा पानी होता तो रॉटिंग हो जाता। तो इसको हम प्लॉट कहाँ दिलवाएंगे? ये यहाँ इधर मैंगो भी आगा घूमता है कि आजकल बहुत कम प्लॉट दिलवा रहे हो सबको, भैया मुझे भी घर दिलवा दो। हम उससे क्या पूछेंगे? भैया हमारे पास 3 जोन है, 4-5 जोन है। एक कम वर्षा का जोन है जिसमें 150 mm के आसपास मॉइस्चर है, उससे ज्यादा का लो हमारे पास दूसरा जोन भी है जिसमें 225 mm हमारे पास वर्षा है, तो सेंटीमीटर है।
और तीसरा ज्यादा चाहिए तो हमारे पास 525 सेंटीमीटर का भी जॉन है। और भी ज्यादा चाहिए वर्षा तो नीचे नदी के किनारे लगा देंगे तेरे को, और ज्यादा चाहिए तो नदी के बीच में लगा देंगे। कमल और सिंघाड़ा लोटस और तो कहाँ होते हैं? वो बिल्कुल पानी के बीच में होते हैं। सबके रिक्वायरमेंट अलग है, जिसका रिक्वायरमेंट है उसको वही मोहल्ला दीजिए। इसी को तो करेक्ट प्लेसमेंट कह रहे हैं। हमने यहां लगा दिया, कांडोला यहां लगा दिया, मैंगो यहां, दोनों को सही जगह प्लॉट दिलवा दिए हैं, दोनों जिंदा रहेंगे। अगर कांडोला को यहां से उठाकर यहां प्लॉट दे दूं तो क्या होगा? रॉटिंग होके मरेगा, सड़ के मर जाएगा। और मैंगो को यहां लगा दूं तो ड्राई होके मरेगा, रॉटिंग नहीं ड्राई, डिजीज अलग अलग सिम्टम से मरेगा। इस एग्जांपल से हमने क्या लर्निंग हुई? हमारी क्या लर्निंग हुई? सही जगह पे सही प्लांट लगाना। बिल्कुल बस ये, हर जगह आंख बंद करके हर पौधा नहीं लगेगा। हमको सर्वाइवल बेटर देना है, सेब नहीं लगाने का इधर। हमको सर्वाइवल बेटर देना है, तो हमें उस रेनफॉल का बेस्ट यूज करना है। क्योंकि हमारे लैंडस्केप में वर्षा तो बराबर गिरती है, लेकिन कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सप्ताहों बाद में उसका जो क्वांटिटी वो डिफरेंट हो जाती है। कुछ एरिया ऐसे जहां रेनफॉल कम मॉइस्चर छोड़ता है, कुछ ऐसे जो ज्यादा होते, जो बहुत ज्यादा। किसी प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है उसको उसी जोन में ले जाना पड़ेगा, करेक्ट प्लेसमेंट होगा तो ही वो उसी जिंदा रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। करेक्ट प्लेसमेंट। अब मराठी में इस चीज को कौन कहेगा जो मैंने बोला? तब तक मैं सांस लेता हूँ और गर्म पानी